हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हर साल 26 अप्रैल को वर्ल्ड पायलट डे क्यों बनाया जाता है, कौन शख्स इसके पीछे है और ये क्यों बनाया जाता है। तो बने रहिए इस वीडियो के साथ। तो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, लेट्स बिगिन। तो बात यूं है कि 1878 को टर्की के शहर इस्तांबुल में एक लड़के का जन्म हुआ जिसका नाम मेहमेत फैसा एवरेंसेव रखा गया। अपनी बेसिक प्राइमरी एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद 1897 में एवरेंसेव ने टर्किश मिलिट्री एकेडमी को ज्वाइन किया। वहां से 2 साल कड़ी मेहनत के बाद 1898 को वो लेफ्टिनेंट बन के ग्रेजुएट हुए। उसके बाद उन्होंने बहुत सारी जंगों में शिरकत ली। वहां पे कुछ जंगें इन्होंने जीती भी, कुछ हारी भी। उसमें एक जंग में इन्हें तकरीबन 97 डेज के लिए जेल में रहना पड़ा। इसके बाद जब जेल से वापस आकर वो फिर इस्तांबुल आए, वहां पे फिर से वो मिलिट्री ज्वाइन करते हैं। उसके बाद वो अपना 10 साल टर्किश मिलिट्री को देते हैं। 1911 में ऑटोमन एम्पायर ने डिसाइड करा कि हम कुछ लोगों को यूरोप भेजेंगे फॉर द पायलट ट्रेनिंग, जिसमें तकरीबन 80 लोगों ने अप्लाई करा था। 80 में से एग्जाम बाय एग्जाम कुछ लोग कम होते रहे। लास्ट एग्जाम में तकरीबन 10 लोग बचे हुए थे। 10 लोगों का जब फाइनल रिजल्ट आया उसमें सेलेक्ट होते हैं 2 लोग, जिसमें पहले होते हैं एवरेंसेव, उसके बाद सीनियर लेफ्टिनेंट कमांडर यूसुफ कैनन बे। इन दोनों को अपने मेडिकल चेकअप के बाद जर्मनी पायलट ट्रेनिंग के लिए भेज दिया गया होता है। जर्मनी में कुछ टाइम रहने के बाद ये लोग शिफ्ट हो जाते हैं फ्रांस में। फ्रांस में लो कॉस्ट के साथ साथ एडवांस टेक्नोलॉजी भी मौजूद थी उस टाइम के जमाने में वहाँ के फ्लाइंग स्कूल्स में। 19 फरवरी 1912 को एवरेंसेव फ्रांस में सक्सेसफुली अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट कर चुके होते हैं। उसके ठीक 1 महीने बाद यूसुफ कैनन भी अपनी ट्रेनिंग सक्सेसफुली कंप्लीट कर चुके होते हैं। मार्च में ऑटोमन आर्मी डिसाइड करती है कि हम लोग एक फ्लाइंग क्लब अपने देश टर्की में खोलते हैं। ऑटोमन आर्मी उन दोनों को रिक्वेस्ट करती है कि आप लोग वापस इस्तांबुल आ जाइए, हम लोगों ने 2 एयरक्राफ्ट मंगवा चुके हैं, हम अपने देश का पहला फ्लाइंग स्कूल खोलना चाहते हैं। तो वो लोग मान जाते हैं। वो लोग इस्तांबुल वापस आकर वो कमान संभालते हैं और वो दोनों हो जाते हैं टर्की के पहले फ्लाइट इंस्ट्रक्टर। अब वो घड़ी आती है जिसके लिए आप लोग इंतजार कर रहे हैं। 26 अप्रैल 1912 एवरेंसेव अपनी फर्स्ट फ्लाइट टेक ऑफ करते हैं टर्की के पहले फ्लाइंग क्लब से। उसमें मौजूद होते हैं ऑटोमन एम्पायर के हायर ऑफिसर्स जो कि ये नज़ारा देखने को मौजूद होते हैं। एवरेंसेव अपना एयरक्राफ्ट फ्लाई करते हैं, सी ऑफ मरमरा के ऊपर अपना एयरक्राफ्ट फ्लाई करते हैं और वहां उन्हें सर्टिफाइड कर दिया जाता है टर्की के पहले पायलट। इसके बाद एवरेंसेव ने पीछे मुड़ के नहीं देखा। 1912 में ही द बैटल ऑफ बल्कान में इन्होंने शिरकत ली। ऑटोमन आर्मी की पहली लड़ाई थी जिसमें इन लोगों ने प्लेन का इस्तेमाल करा। एवरेंसेव ने बहुत सारी जंगों में शिरकत दिया। एक जंग इनकी ऐसी थी जिसमें इनको अपने प्लेन को आग लगानी पड़ी। ऑटोमन एम्पायर की लड़ाई ग्रीस आर्मी से थी, तो ग्रीस आर्मी उस टाइम थोड़ी ज़्यादा पावरफुल थी, तो उन्होंने टर्की का कुछ पार्ट एक्वायर कर लिया था। तो वहाँ पे इनके कुछ प्लेन्स खड़े हुए थे, तो एवरेंसेव ने उन प्लेनों को आग लगा ली क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि ग्रीस आर्मी उनके प्लेन इस्तेमाल करे उन्हीं के ऊपर, और वो भी टर्किश के सॉइल के ऊपर उनके प्लेन्स को इस्तेमाल किया जाए। 1913 में एक और जंग में इन्होंने शिरकत हासिल करी, बैटल ऑफ कैटल का। उसमें ये टर्की के पहले इंसान बन जाते हैं जिसमें वो यूज करते हैं फॉर्मेशन फ्लाइट, अपने साथ और भी प्लेन्स को फ्लाई करके एनिमी के इलाके पे अटैक करना। तो उस पार्ट के बारे में जिसमें एवरेंसेव की जिंदगी बदल गई। बात यूं है कि वर्ल्ड वॉर 1 स्टार्ट हो चुकी थी। 24 अक्टूबर 1914 को ब्लैक सी पर रशियंस ने हमला कर दिया। एवरेंसेव का शिप मौजूद था, वो डुबा दिया गया रशियंस की मदद से। फिर उन्हें पकड़ लेती है, फिर उनको कैंप जो कि सर्बिया में इनका मौजूद था रशियंस का, वहां पे लेके चली जाती। उनको जेल के अंदर कपड़े सीने पड़ते हैं, रशियन सोल्जर्स के, रशियन जनरल्स का पर्सनल ड्राइवर बनना पड़ता है। 1917 में जब रशिया में अक्टूबर रेवोल्यूशन की शुरुआत हुई, वहां पे ये सक्सेसफुली उस कैंप से भागने में कामयाब रहते हैं। अब जिस पार्ट के बारे में मैं बात कर रहा हूँ वो पार्ट पढ़ के भी मैं खुद इमोशनल हो गया था।
जब वो भीख मांग रहे थे रेड स्क्वायर रशिया में, तो वो देखते हैं कि कुछ ग्रुप ऑफ टर्किश सोल्जर, जो कि वो उनकी यूनिफॉर्म देख के उन्हें पहचान जाते हैं कि टर्किश सोल्जर का एक ग्रुप जा रहा है। तो वो जल्दी भागते हुए उनके पास जाते हैं, तो बोलते हैं कि मैं एवरेंसिव हूँ, मैं टर्किश एयरफोर्स में काम करा है मैंने। वो पूरी फिर अपनी स्टोरी बताते हैं उन लोगों को। तो कमांडर बोलते हैं कि हमें पता नहीं है एवरेंसिव इस वक्त वो जिंदा हैं कि मर चुके हैं। तो फिर एवरेंसिव उनके साथ 3 हफ्ते रहते हैं। जब टर्किश सोल्जर बैक टू टर्की जा रहे होते हैं, तो एवरेंसिव कमांडर से रिक्वेस्ट करते हैं कि सर क्या ये शिप मैं चला सकता हूँ, तो वो उस शिप को उसकी कमान संभाल लेते हैं। वो रास्ते में कमांडर को अपनी स्टोरी बताते रहते हैं। 14 जून 1920 को वो त्रिबोजन शहर में जाके रुकते हैं। वहाँ पे वो अपनी स्टोरी फिर से बताते हैं कमांडर को। कमांडर को रियलाइज होता है कि यही असली एवरेंसिव है, तो उनको लेफ्टिनेंट कमांडर से मेजर की पोस्ट दे दी जाती है उस जंग की। उसके बाद 1925 से लेकर 1933 तक वो ऑटोमन आर्मी में रहते हैं। 1930 को टर्की की पहली एयरलाइन बनने की शुरुआत हो चुकी होती है, जिसका नाम टर्किश स्टेट एयरलाइन रखा जाता है, जो कि आज के दिन टर्किश एयरलाइन के नाम से मशहूर है। उनकी मेहनत, उनका लगन देखते हुए उनको टर्किश एयरलाइन का पहला जनरल मैनेजर बना दिया जाता है। कुछ साल टर्किश एयरलाइन काम करने के दौरान उन्हें पता लगता है कि वो बीमार है। जब वो सर्बिया के कैंप में थे, तो वहां उन्हें ट्यूबरक्लोसिस हो चुका होता है। 1947 को टर्किश मिलिट्री हॉस्पिटल में इनको एडमिट किया जाता है। इलाज के दौरान 9 अप्रैल 1951 को एवरेंसिव ने अपनी आखिरी सांस ली होती है। सन 2000 में टर्किश एयरलाइन पायलट एसोसिएशन डिसाइड करती है कि हम एवरेंसिव की जो फर्स्ट फ्लाइट हुई थी 26 अप्रैल को, उस डेट को हम लोग पायलट डे बनाए करेंगे। उसके बाद 2014 ने इंटरनेशनल एयरलाइन पायलट एसोसिएशन ने भी डिसाइड कर लिया कि हम लोग एवरेंसिव की जो डेट है 26 अप्रैल को पायलट्स डे सेलिब्रेट किया करेंगे। In a world where it seems like everything is getting closer and borders are becoming less important, there's a group of extraordinary people who soar through the sky. They are pilots, the unsung heroes of our modern world. Today, we want to take a moment to appreciate their dedication and bravery. तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, एंड थैंक यू सो मच। साइनिंग ऑफ।